नमस्कार। 12th क्लास भौतिक विज्ञान फर्स्ट राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम के हिसाब से अपन पूरा का पूरा सिलेबस करने वाले हैं। मैं हूं नरेंद्र और अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का। जो फर्स्ट वाली फिजिक्स होती है उस फिजिक्स फर्स्ट का प्रथम चैप्टर विद्युत क्षेत्र। कौन सा चैप्टर है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जो चैप्टर होता है ये स्थिर विद्युत्की का चैप्टर होता है। किसका चैप्टर होता है? स्थिर विद्युत्की। स्थिर विद्युत्की का चैप्टर होता है। आपको इस चीज के बारे में बता दूं कि यहाँ पर फिजिक्स में अपन जो पढ़ने वाले हैं ना वो चैप्टर नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 1 से लेके और लेसन नंबर 4 तक सारा का सारा अपन जो पढ़ेंगे वो स्थिर विद्युत्की के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। क्योंकि वहां पर हर जगह पर क्या रहने वाला है, जो आवेश है वो स्थिर अवस्था में रहने वाला है। यहाँ पर स्थिर का मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होता है, स्थिर अवस्था होती है। और विद्युत्की का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है आवेश। क्या मतलब होता है इसका? आवेश होता है। यहां पर आप लोग ये जानने की जिज्ञासा रखते हो कि स्थिर विद्युत्की आखिर होती क्या है। स्थिर विद्युत्की जो होती है वो ये होती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बात समझ रहे हो? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का या फिर ये कह सकते हैं स्थिर आवेशों की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत्की कहलाती है। ये थी स्थिर विद्युत्की। इसके बाद में अपना एक साइंटिस्ट हुआ था जिसका नाम था गेलनाथ। उसने एक बात बताई थी, उसने ये बताया था कि जो आवेश होते हैं वो स्थिर अवस्था में किस तरह से रह सकते हैं। स्थिर आवेशों के बारे में उसने आवेश को उत्पन्न करना सिखाया था। उसने ये कहा था कि अगर अंबर जो होता है, क्या होता है? अंबर। इस अंबर को अगर उन्नी वस्त्र से रगड़ा जाए, किससे रगड़ा जाए? उन्नी वस्त्र से रगड़ा जाए, उन्नी वस्त्र से रगड़ा जाए तो ये अंबर होता है वो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। अर्थात यह आवेशित होगा तो निश्चित है ये भी क्या होगा? आवेशित होगा। ये भी क्या होगा? आवेशित होगा। देखिए पहले बच्चों बात यह है कि यहां पर जो अंबर होता है ना, इस अंबर को ग्रीक भाषा में या फिर क्या कह सकते हैं, ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा गया है। क्या कहा गया है? इलेक्ट्रॉन कहा गया है। किसको? इसको। और जो अपने पास में इस तरह से इसको रगड़ने के बाद में जो दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इस प्रभाव को इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। यानी कि उन्नी वस्त्र को और अंबर को जब दोनों को आपस में घर्षण करवाया गया तो दोनों के बीच में क्या आ गया? आवेश उत्पन्न हुआ। और दोनों के बीच में आवेश उत्पन्न हुआ तो इस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। अर्थात इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? इस अवस्था को अपन कहते हैं, इस अवस्था को इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। अर्थात आवेशन कहते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करना कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन या विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करना कहते हैं। यहां से अपन ने क्या किया है? विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न किया है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, इसके बाद में आता है आवेशन। बच्चों आवेशन जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। नंबर 2 है चालन द्वारा आवेशन, द्वारा आवेशन। और नंबर 3 है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन।
देखो प्यारे बच्चों, बात ये है कि घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है, चालन द्वारा आवेशन होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन होता है, इनके बारे में अपन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि किस किस तरह से अपने पास में आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। और किस आवेश की अपन बात कर रहे हैं, जहां पर विद्युत क्षेत्र अपन ने बोला था स्थिर विद्युत की अपन बात कर रहे हैं, तो स्थिर विद्युत की जो होता है, इस स्थिर विद्युत की में जो आवेशन होता है वो घर्षण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, चालन द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है और प्रेरण द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन कौन सा लेते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन ले लेते हैं। अपने पास में मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उस वस्तु में अपन बोल देते हैं कि ये कुचालक अपने पास में कोई वस्तु है, ये अपने पास में मार्कर है, दो कुचालक वस्तु है। जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है तो दोनों के बीच में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। बालको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये हाथ है अपना, इस हाथ के साथ में अपन अंगुली को जब इस तरह से घर्षण करवाते हैं तो आपको इस चीज को पता होना चाहिए कि अंगुली क्या हो जाती है, अपनी गर्म हो जाती है, हथेली गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तुओं को जब अपन ने घर्षण करवाया तो दोनों के बीच में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही गर्म होना ही वहां पर एक ऊर्जा है, यहाँ पर ये क्या है, ऊर्जा है। जब यहाँ पर घर्षण कराने के कारण एक अपने पास में ऊर्जा उत्पन्न हो गई, क्या उत्पन्न हो गई, ऊर्जा उत्पन्न हो गई, तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा होती है ना, वो कुचालक वस्तुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, कुचालक वस्तु जो होती है उस वस्तु के अंदर ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में क्या होती है, सहायक होती है, सहायक होती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि एक वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और एक वस्तु के ऊपर स्थानांतरण के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि मान लो कि अपने पास में एक वस्तु ये थी और एक अपने पास में ये रोड थी, दोनों को आपस में क्या कराया था, अपन ने घर्षण करवाया था। जब दोनों को आपस में इसमें अपन ने घर्षण करवाया था तो दोनों वस्तुओं के बीच में यहाँ पर क्या होगा, घर्षण कराने के बाद में एक वस्तु का कार्यफलन ज्यादा था तो इसने क्या कर दिया था, अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया था। इस वस्तु ने जब अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसका मतलब ये कैसी हो गई, धनात्मक हो गई, और ये कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई। ये कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी, जिसके कारण ये धनात्मक हो जाती है, ये कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। ये क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना कि इस तरह की स्थितियां कई बार संभव है। जैसे अपन ने यहाँ पर ये तो एग्जांपल ले लिया, अगर कोई दूसरा एग्जांपल अपन ले, जैसे कि किसी एक उन्नी वस्त्र के साथ में, तो अपन यहाँ पर ये ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। नंबर एक अपने पास में उन्नी वस्त्र है, उन्नी वस्त्र है, और इस उन्नी वस्त्र के साथ में यहाँ पर एक कांच की छड़ है। यहाँ पर एक क्या है, कांच की छड़ है, इन खत्म हो गई, कांच की छड़। ये अपने पास में क्या है कि उन्नी वस्त्र है और ये अपने पास में एक कांच की छड़ है। उन्नी वस्त्र को कांच की छड़ के साथ में जब घर्षण करवाया जाता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़कर यहां पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़कर उन्नी वस्त्र के ऊपर आ जाएंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी, और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता। तो ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी जहां पर होती है वहां पर क्या होता है, कौन सा आवेश होता है, वहां पर धनात्मक आवेश, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां पर कौन सा आवेश होता है अपने पास में, ऋणात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश होता है। ये एक एग्जांपल था। इसके बाद में अपन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं 2 नंबर एग्जांपल। यहां पर अपने पास में एक बिल्ली की खाल है। क्या अपने पास में एक बिल्ली की खाल है। इस बिल्ली की खाल को अपन एबोनाइट की छड़ के साथ में घर्षण करवाते हैं। किसकी छड़ के साथ में, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ के साथ में इसको अपन घर्षण करवाते हैं। जब बिल्ली की खाल के साथ में एबोनाइट की छड़ को घर्षण करवाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन छोड़कर इसके ऊपर जाएंगे, इस बार
क्योंकि एबोनाइट होती है वो हमेशा ही ऋणात्मक रहती है। यहाँ पर धनात्मक थी कांच की छड़, लेकिन ये किसकी रहती है, ऋणात्मक रहती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता, तो ये कैसी रहेगी, ऋणात्मक। और ये कैसी है, ये हो जाएगी धनात्मक। ये अपने पास में दो एग्जाम्पल बन जाते हैं। ये कैसे संभव हुआ है, ऐसा कब हुआ, कांच की छड़ अपने पास में कैसी है, धनात्मक है, एमोनाइट की छड़ अपने पास में कैसी है, ऋणात्मक है। देखते हैं आगे। यहां पर अपने को इस चीज का तो पता चल गया है कि अपने पास में जो कांच की छड़ आई थी, कौन सी छड़ आई थी, कांच की छड़, ये अपन ने कैसी बोली है, धनात्मक। और अपने पास में जो दूसरी छड़ है वो कैसी है, एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की जो छड़ होती है वो कैसी है अपने पास में, ऋणात्मक है। कैसी है, ऋणात्मक है। तो इन दोनों वस्तुओं को अपन एक दूसरे के आसपास में ले जाकर देखते हैं, बल की प्रकृति के बारे में पता करते हैं कि ये बल कैसा था। तो अपन क्या करते हैं, एक अपन स्वतंत्रतापूर्वक किसी धागे से बांधकर इन छड़ों को लटकाने की कोशिश करते हैं। तो अपन स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए न लटकाए, लेकिन अपने को इस चीज का पता चल जाएगा। यहां पर अपने पास में एक कांच की छड़ है, एक नंबर लगा के, कांच की छड़ है, कांच की छड़, और दूसरी भी अपने पास में है, वो भी किसकी छड़ है, कांच की है, वो भी अपने पास में कांच की छड़ है। जब अपने पास में कांच की छड़ है और कांच की छड़ है, अब हमको इस चीज का पता है कि कांच की छड़ वो कैसी है, धनात्मक प्रकृति की है। जब धनात्मक प्रकृति की है तो वैज्ञानिकों ने इस चीज का पता लगाया कि जब समान प्रकृति की दो छड़ों को एक दूसरे के पास में लेके जाते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास में क्या करते हैं, आपस में दोनों के बीच में एक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है। जो बल होता है वो दोनों के अंदर किस प्रकृति का होता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो अपने पास में कांच की छड़ और कांच की छड़ दोनों को एक दूसरे के पास में लाया जाता है, तो यहाँ पर कांच की छड़ धनात्मक है, कांच की छड़ धनात्मक है, दोनों के अंदर समान प्रकृति का आवेश होने के कारण यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बल उत्पन्न होता है, ये बल प्रतिकर्षण बल प्रकृति का उत्पन्न होता है। किस तरह का होता है, प्रतिकर्षण बल प्रकृति का उत्पन्न होता है। दूसरा नंबर, 2 नंबर अपन ले लेते हैं एबोनाइट की छड़ को। तो एबोनाइट की छड़, और दूसरी जगह पर भी अपन कौन सी छड़ ले लेते हैं, एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ यहां पर है, एबोनाइट की छड़ यहां पर है। दोनों छड़ों को जब एक दूसरे के पास में लेके जाएंगे तो फिर से यहां पर एक बल उत्पन्न होगा। आपको पता है कि एबोनाइट की छड़ होती है वो किस प्रकृति की होती है, ऋणात्मक प्रकृति की होती है। तो ये यहाँ अपने पास में किस प्रकृति की है, ऋणात्मक प्रकृति की है। ये भी अपने पास में किस प्रकृति की है, ऋणात्मक प्रकृति की है। अल्टरनेट अपने को इस चीज का पता चल ही गया है कि ये यहाँ पे ऋणात्मक प्रकृति की, ये भी ऋणात्मक प्रकृति है। इसका मतलब ये होगा कि ये समान प्रकृति की है। और जब समान प्रकृति का अपने पास में जो आवेश होता है तो उसमें किस तरह का बल उत्पन्न होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का। किस तरह का उत्पन्न होगा, प्रतिकर्षण। तो यहां पर भी जो आवेश उत्पन्न, जो बल उत्पन्न होता है वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का। किस प्रकृति का होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का बल उत्पन्न होता है। नंबर 3 नंबर के लिए अपन यहां ले लेते हैं, 3 नंबर अपन उदाहरण लेते हैं, वो लेते हैं एक कांच की छड़, और दूसरी अपन एक छड़ और ले लेते हैं, और वो छड़ है वो है एबोनाइट की छड़। किसकी छड़ है, एबोनाइट की छड़। किसकी छड़ है, एबोनाइट की छड़। देखो आपको यहां पर अपने पास में कांच की छड़ वो कैसी है, धनात्मक प्रकृति की है, तो ये लो धनात्मक प्रकृति की है। और अपने पास में यहाँ पर एबोनाइट की छड़ वो किस प्रकृति की है, ऋणात्मक प्रकृति की है, तो ये होगी यहाँ पर ऋणात्मक प्रकृति की। यहाँ पर कांच की छड़ और एबोनाइट की जो छड़ होती है वो दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित है। दोनों ही क्या है, विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित है। तो यहाँ पर अपने को इस चीज के बारे में समझ में आ गया कि आवेश है वो यहाँ पर समान प्रकृति का था दोनों में, लेकिन यहाँ पर समान प्रकृति का आवेश नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बल उत्पन्न होगा ना, यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, जो बल उत्पन्न होगा
ये बल यहाँ पर किस प्रकृति का उत्पन्न होगा? आकर्षण प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा? आकर्षण प्रकृति का होगा। आकर्षण प्रकृति। ये बात समझ में आई होगी आपको। ये 3 एग्जाम्पल अपने पास में बनते हैं कि कांच की छड़ जो अपने पास में थी, इस कांच की छड़ को अपने धनात्मक बनाया था दर्शन करके। यहाँ पर एबोनाइट की छड़ थी, वो ऋणात्मक बनी थी। फिर दोनों को बाद में अपने एक दूसरे के पास में लेके आई। इससे अपने को ये पता चला कि ये अपने पास में जो आवेश होता है वो आवेश किस तरह का होता है। तो आवेश के बारे में अपन प्रकृति के बारे में पता कर रहे थे कि आवेश की जो प्रकृति होती है, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति किस तरह की होती है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है। कौन सी बात स्पष्ट हो गई है? कि समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं ना, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश के कारण, आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, और विपरीत प्रकृति के आवेश के कारण विपरीत प्रकृति के आवेश के कारण, आवेश के कारण आकर्षण बल उत्पन्न होगा। कौन सा बल उत्पन्न होगा? आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर अपने पास में देखो बालकों, बात है कि समान प्रकृति का आवेश जहां जहां पर भी होगा ना, वहां पर अपने पास में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। और विपरीत प्रकृति का जो आवेश होता है वहां पर अपने को किस प्रकार का बल उत्पन्न होता है? वहां पर अपने को आकर्षण प्रकृति का बल उत्पन्न होता है। इस चीज के बारे में अपन जान गए। एक बार मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जहां पर भी अपन कोई एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लेते हैं कि अपने पास में प्लस आवेश है, प्लस आवेश है, तो प्लस और प्लस है दोनों समान प्रकृति के हैं, तो इनमें दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस है, तो दोनों में कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। लेकिन अगर एक अपने पास में प्लस का है और एक अपने पास में कैसा है? माइनस का है, तो यहाँ पर अपने पास में किस प्रकृति का बल उत्पन्न होगा? यहाँ पर अपने पास में आकर्षण प्रकृति का बल उत्पन्न होगा। आगे देखते हैं जी। इसके बाद में अपने पास में आता है आवेश का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आवेशों का सिद्धांत। आवेशों के सिद्धांत के बारे में अपन देखते हैं, उससे पहले अपने को इस चीज का पता होना चाहिए कि आवेश होता है वो हवा में तो उड़ता ही उड़ता है, ये तो बात है। लेकिन आवेश किसी कुचालक वस्तु पर भी हो सकता है। अपन ने अभी तक घर्षण के बारे में पढ़ा है, इसका मतलब ये था कि घर्षण के बारे में पढ़ा है तो वहां पर आवेश था वो कुचालक वस्तु के ऊपर स्थित था। कोई बात नहीं, वो जो वस्तु होती है वो एक क्या होती है? कण होता है। वो एक क्या होता है? कण होता है। आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कण जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? अणुओं से। और जो अणु होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। देखिए बालकों, अपने पास में यहां पर एक कण है, अपने पास में यहां पर एक क्या है? कण है। और इस कण के अंदर मान लेते हैं ये क्या है? नाभिक है। ये क्या है? नाभिक है। यहां पर अपने पास में एक नाभिक है। सभी स्टूडेंट्स को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि अपने पास में जो कण होते हैं वहां पर अगर कोई आवेश है तो निश्चित है कि आवेश है वो धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकृति का हो सकता है। तो देखते हैं इसके बारे में। जो अपनी नाभिक होती है, इस नाभिक के अंदर एक तो होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। और एक होता है जी न्यूट्रॉन। एक क्या होता है बालकों? न्यूट्रॉन होता है। एक होता है जी इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। और प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो देखिए बच्चों, जो प्रोटॉन होता है इसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन बोलते हैं। ये जो प्रोटॉन होता है, और दूसरा जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है? धनात्मक। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और अपने पास में एक न्यूट्रॉन हो रहा है। न्यूट्रॉन जो होता है ये कैसा होता है? अपने पास में उदासीन। न्यूट्रॉन ये कैसा होता है? उदासीन होता है। देखो बच्चों,
अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए या आपको पता होना चाहिए कि नाभिक के अंदर हमेशा दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, एक तो होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। और बाहरी जो कक्षाएं होती है वहां पर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो कार्य होता है वो क्या कार्य होता है, बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाना। बाहर की कक्षाओं में क्या होता है, चक्कर लगाना होता है। और जो अपने पास में प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन का जो कार्य होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन का कार्य होता है नाभिक के अंदर बने रहना। प्रोटॉन कभी भी अपनी नाभिक को नहीं छोड़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षाओं में क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। देखना आगे। नंबर 2 है अपना चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। देखिए प्यारे बच्चों, अपने पास में यहाँ पर एक गोला है, ये अपने पास में क्या है, गोला है। और यहाँ पर एक अपने पास में ये जो गोला है वो कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। किसके ऊपर रखा हुआ है, कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। ये जो गोला है ये गोला उदासीन है। गोला कैसा है, उदासीन है, अर्थात क्यों बराबर कैसा है, 0 है। और ये जो गोला उदासीन है इसके साथ में ये चालक भी है। ये कैसा है, चालक भी है। बच्चों आप लोगों को इस चीज के बारे में पता ही होगा कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। चालक वो होते हैं जिसके अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। जैसे सभी प्रकार की धातुएं, जिसमें लोहा, चांदी, सोना जो भी होता है, सारी प्रकार की जो धातु होती है वो कैसी होती है, चालक होती है। नंबर 2, दूसरा नंबर जो होता है कुचालक, कुचालक जो होता है, कुचालक वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकते। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, अब्रक, इन तरह की चीजों के अंदर क्या नहीं कर सकते, इन तरह की चीजों के अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या नहीं कर सकते हैं, गति नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए अपने पास में एक गोला है और अपने पास में एक क्या है, कुचालक स्टैंड के ऊपर ये गोला रखा हुआ है। इसको अपन 1 नंबर देते हैं। 2 नंबर, एक गोला ये है, एक ही गोला है और ये जो गोला है ये भी कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। लेकिन ये जो गोला था वो उदासीन था, चालक था। ये भी चालक है गोला, लेकिन ये उदासीन नहीं है। इस गोले के ऊपर क्या है, आवेश है। इसकी गोले के ऊपर क्या है, आवेश है। इसकी सतह के ऊपर आवेश क्या हुआ है, फैला हुआ है। यहां पर ये 2 नंबर हुआ। जब इस 1 नंबर गोले को और 2 नंबर गोले को आपस में एक दूसरे के साथ में संपर्क करवा देते हैं तो देखिए क्या होता है। ये एक गोला है, एक गोला है और दूसरा भी गोला है, वो ये गोला है। ये लो, ये गोला दूसरा है। ये 1 नंबर था और ये 2 नंबर था। दोनों गोलों को आपस में जब अपन संपर्क करवाते हैं तो इस गोले के ऊपर जो आवेश होता है वो कौन से गोले के ऊपर भी चला जाता है, वो इस उदासीन गोले के ऊपर भी चला जाता है। अर्थात जो आवेश होता है वो इन दोनों गोलों के पृष्ठों के ऊपर समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। क्या होता है, वितरित हो जाता है। पहले वाले को इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी अपन किसी भी प्रकृति के आवेश के जो वस्तु होती है प्रकृति से आवेशित हो जाती है होती है और उस वस्तु के पास में कोई उदासीन वस्तु को लेके आते हैं तो वो उदासीन वस्तु भी उसी प्रकृति से आवेशित हो जाती है जिस प्रकार की वो पहले से आवेशित वस्तु होती है। जैसे कि ये था उदासीन गोला, ये था धनात्मक गोला। जब उदासीन गोले और धनात्मक गोले को आपस में संपर्क करवाया गया तो दोनों वस्तुएं जो थी वो कैसी होगी, धनात्मक हो गई। अब देखते हैं आगे की साइड में जब इन दोनों गोलों को अपन अलग अलग करेंगे तो इसकी स्थिति कैसी होती है। ये अपने पास में गोला यहाँ पर है और दूसरा गोला अपने पास में यहाँ पर है। दोनों गोलों को अपने दूर दूर रखा हुआ है। इस गोले के ऊपर भी धनात्मक आवेश होगा और इस गोले के ऊपर भी अपने पास में धनात्मक आवेश होगा। ये जो गोले है ना ये छोटे बड़े नहीं है, ये गोले समान ही है। गोले क्या है, समान है। अर्थात अपन ये बात कह सकते हैं कि ये जो दोनों गोले जो होते हैं ये दोनों गोले क्या है, आवेशित है। अभी इस समय पर ये दोनों क्या है, आवेशित है। देखो यहाँ पर ये उदासीन था, चालक तो था लेकिन उदासीन था। ये अपने पास में क्या था, ये उदासीन नहीं है, यहाँ पर क्या है, आवेशित है। चालक है, आवेशित है और चालक स्टैंड पर स्थित है। यहाँ पर दोनों गोलों को अपन ने क्या करवाया है, संपर्क करवाया। दोनों गोलों को जब इसमें अपन ने संपर्क करवाया तो दोनों गोलों के ऊपर धनात्मक आवेश वितरित हो गया
उनके पृष्ठों के ऊपर कैसा आवेश वितरित हो गया? धनात्मक आवेश वितरित हो गया। जब इन गोलों को वापस दोनों को अलग अलग किया गया तो दोनों गोलों के ऊपर समान प्रकृति का धनात्मक आवेश क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। क्या होता है? दोनों गोलों का आवेश क्या होता है? वितरित हो जाता है। अर्थात ये जो दोनों गोले होते हैं वो कैसे होते हैं? आवेशित गोले होते हैं। कैसे होते हैं? आवेशित गोले होते हैं। बात समझ में आई होगी? चलो ठीक है, आगे देखते हैं।